हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG अकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Now, industrial sector. During British rule 1947 से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी उस टाइम में, लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना इंप्रूव नहीं था जितना कि आज है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज कुछ, मैं मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज की बात नहीं करूंगा। हैंडीक्राफ्ट जो फेमस था, हाथ से बनी चीज़ें बहुत वर्ल्ड लेवल फेमस थी, उसको ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। पॉलिसी ऐसी लॉन्च करी है, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाई टैक्सेस लगा दिया, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोडक्शन नहीं मिला। क्लियर? मशीनरी जो मशीनों से बन के आर्टिकल आ रहे थे ब्रिटेन से, उनसे कंपटीशन फेस करना था। ये सारे रीजन है कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो तो चला गया डाउन पे, और उनकी मशीनों से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही थी। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने को ही बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग, कोई अगर कोई मशीनरी कोई इंडस्ट्री थी भी सही तो वो कैपिटल गुड्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, कि वो गुड्स होते हैं जो किसी दूसरे पर्टिकुलर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। मशीनरी जो है वो कैपिटल गुड्स है, मशीनों का प्रोडक्शन भी कहीं और होता होगा, बट मशीनों को कोई कंज्यूम नहीं करेगा, मशीनरी किसी और प्रोडक्ट को बनाएगी। इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो पब्लिक सेक्टर जैसे आज के टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, डैम बनाती है, रोड बना रही है ना, एयरलाइंस है ना, बहुत सारी एयरलाइंस आ चुकी है, एयरपोर्ट बन चुके हैं, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक के लिए कर रही है गवर्नमेंट। तो उस टाइम तो पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसा डेवलपमेंट के लिए हमारे लोगों पे तो कोई पैसा खर्च करते ही नहीं थे लोग। क्लियर? और अगर आप बेसिक फैसिलिटीज नहीं दोगे तो इंडस्ट्रीज कैसे लगेगी, है ना। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो पानी चाहिए होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए होती है, तो ऐसी फैसिलिटी जब तक गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगी इनिशियल वे में, तो वहाँ इंडस्ट्रीज कैसे इंप्रूव होगी। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सेटअप नहीं दिया था उन लोगों को उस टाइम, बट फिर भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इतना सारा होने के बाद भी, अच्छा इंडियन इंडस्ट्रीज लगाने पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो एक वर्ल्ड फेमस नेम होता टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो 1907 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। इतने सब कुछ होने के बाद भी कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी थी, मगर वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें जो फेवरेबल कंडीशंस होती थी वो उन्हें कभी दी नहीं। बेसिक रीज़न था कि वो अपने गुड्स को प्रमोट करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ के आर्टिकल को प्रमोट करेंगे। अगर इंडिया में अगर ऐसी इंडस्ट्रीज लग जाएगी तो फिर इंडियंस गुड्स के लिए मार्केट हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कभी भी इसको प्रोटेक्टिव पॉलिसी नहीं दी, बट एस्टेब्लिश हुआ था 1907 में टिस्को। तो ये है जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप्स को फाउंड किया। तो फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप है जमशेदजी टाटा। बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और टिस्को एस्टेब्लिश हुआ था 1907 में। क्लियर? तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस टाइम कुछ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी, ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव बिहेवियर नहीं था, फिर भी इन्होंने उस टाइम इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी, बट उतना ज़्यादा प्रोडक्शन डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना कि अभी के टाइम में है। क्लियर? यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ सकता है इसका। व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बाय ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स ने हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, वो जो कि सिस्टमेटिक था, उसके रीजंस क्या हैं, वो क्या चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज बन जाएगी तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। क्लियर? और इंडियन मार्केट उनको ओपन चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात है टू रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, यानी कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, टू टर्न इंडिया इनटू द मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। क्लियर? तो वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का उनको करता रहे एक्सपोर्ट, और वहाँ से बन के जो प्रोडक्ट आएगा
उसका इंडिया करता रहा है इम्पोर्ट। सो नॉट नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये उनका मेन मोटिव था। क्लियर? अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेटअप कभी होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? इंडिया कुड नॉट डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। कभी भी कॉलोनियल रूल के टाइम में इंडिया एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप, इंडस्ट्रियल बेस सेट ही नहीं कर पाया। इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा हाथ से बनी हुई चीज़ें चल रही थी, हैंडीक्राफ्ट जो कि वर्ल्ड फेमस था, जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे, उसका धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। नो कॉमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम अप। ब्रिटिशर्स ने क्लियर इंटीमेट कर रखा था कि कोई भी नया मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस सेटअप नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता अगर यहाँ हो जाएगा तो फिर हमारे को कौन पूछेगा, हमारे प्रोडक्ट कहाँ बिकेंगे। And this sector needed modernization, diversification and increased investment. सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बिजनेस करेंगे, सारे बच्चों को पता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको चाहिए मॉडर्नाइजेशन। हम टाइम टू टाइम मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहें। डाइवर्सिफिकेशन, हम एक ही तरह से काम नहीं करें, जितने भी पॉसिबल वेज हैं हम सारे तरीके से काम करें। प्रोडक्शन के न्यू न्यू इनोवेशंस को लॉन्च करें। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक काम नहीं करके दूसरा काम करना। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉसिबल फैक्टर है जो कि उन्होंने कभी, ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया में होने नहीं दिए। क्लियर? ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेटअप को कभी सेटअप नहीं होने दिया। तो इंडिया में सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा, एग्रीकल्चर का जो लेवल था वो डाउन था। इंडस्ट्रियल सेटअप कभी हुआ ही नहीं या नहीं होने दिया गया। हैंडीक्राफ्ट जो कि पहले से हमारे पास सेटअप था, उसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ पिक्चर्स है जिससे आप उस टाइम की इंडस्ट्रीज का आइडिया लगा सकते हैं। उस टाइम कुछ इंडस्ट्री सेटअप थी। क्लियर? अब अगर हम बात करें, द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने सेटअप किया था उसका मेन मोटिव क्या था? टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेट ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। सबसे फर्स्ट फैक्टर ये है कि वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि हमको रिक्वायरमेंट होगी, ब्रिटेन वालों को रिक्वायरमेंट होगी जब हम इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं। क्लियर? सबसे फर्स्ट रीजन ये था। सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। तो जो इंडस्ट्रीज सेटअप होगी ब्रिटेन में, वहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेचेंगे कहां पर? इंडिया में लाके। फर्स्ट टू रीजन तो सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज लो as no help was being provided industries by the colonial government। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी लो थी। उसका रीज़न भी ये है कि जो गवर्नमेंट थी उसने कोई भी सपोर्ट हमें प्रोवाइड नहीं करवाया इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए। कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? ये अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ चार्ज कर रहे हैं कि सपोज टू भी उनको लग रहा है कि ये बड़ा सेटअप है, जो सपोज टू भी टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, कपड़ा वहाँ ब्रिटेन से बन के आ रहा है, अगर यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्री लगाएगा तो उन पे हाई टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। क्लियर? बट अगर सपोज टू भी कोई इंडिगो का प्रोडक्शन कर रहा है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिगो से नील बनेगी, इससे कपड़ा कलर होगा, तो उनको थोड़ा टैरिफ में डिस्काउंट दे दिया, उनसे थोड़ा कम टैक्स ले रहे हैं। क्लियर? विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल अगर आप एक्सपोर्ट करते हो उस पर कोई भी एक्सपोर्ट का टैक्सेस नहीं है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन इंडस्ट्री। बट अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट बना के अगर किसी दूसरी कंट्री पे को बेचोगे तो उस पर टैक्सेस है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो हाई थी। अगर आप ब्रिटेन के साथ करते हैं तो वो फ्री है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, यानी अलग अलग स्टेट या कंट्री के साथ अलग अलग पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा था कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी फॉरेन ट्रेड पर हमारा मोनोपोलियन कंट्रोल हो गया। किनका? ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट, टू डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उन्होंने खत्म कर दी थी, उससे क्या हुआ? जो लोग उनमें एंगेज थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इससे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। The fall in supply of locally made goods created a demand for the import of British goods much to their advantage।
यहाँ के हाथ से बनी हुई चीज़ें को ख़त्म कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें ले रहे थे, अब वो डिमांड कर रहे हैं। जब चीज़ें मार्केट में हम डिमांड करेंगे ना, हम उसका सब्स्टिट्यूट फाइंड करेंगे। तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स गुड्स के लिए बहुत अच्छा मार्केट प्रिपेयर हो गया कि यहाँ के प्रोडक्शन को बंद करवा के उन्होंने अपने लिए डिमांड क्रिएट करवा ली है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैक्टर्स हैं। क्लियर?